नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको वन लाइनर में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो वन लाइनर टॉप 50 क्वेश्चन है इतिहास के, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है 50, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे जो है ये PDF शेयर कर दिया जाएगा। तो पहला है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ की बात करें तो वेद है। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद के भाग कितने हैं? 4 भागों में बांटा गया है। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। इसके बाद है दूसरा, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को ह्रोत कहा जाता है। तो राइट, जो प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि जो है उनको क्या कहा जाता था? तो ह्रोत कहा जाता था। इसके बाद है, किस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन मिलता है? तो यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन जो है वो किसी वेद में मिलता है? तो ये यजुर्वेद मिलता है। सामवेद में गायन जो है वो स्टार्ट हुआ था सामवेद से। तो यजुर्वेद में जो है यज्ञ करना, विधि विधान से यज्ञ करने की प्रावधान जो है वर्णन, वो कौन से वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। इसके बाद है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण है। तो राइट आंसर जो होगा, प्रश्न में पूछा गया है, ये सबसे प्राचीन पुराण कौन सा होता है? मत्स्य पुराण होता है। ये काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का विवरण जो है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो भारतवर्ष का विवरण की बात करें तो हाथी गुम्बा अभिलेख में मिलता है। तो ये पूछा जाता है कि भारतवर्ष का विवरण किस अभिलेख के तहत मिला था सर्वप्रथम? तो हाथी गुम्फा अभिलेख के द्वारा मिला था। इसके बाद है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में कोई भी मनुष्य की घटनाओं का लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का विवरण लिखित रूप में ही मिलता है तो इसे हम इतिहास कहते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद है, कोसल किस महाजनपद की राजधानी थी? तो 16 महाजनपद थे। और ये बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में इनका वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में जो है ये 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और ये आपके UPPCS के एग्जाम में पूछा गया है। 16 महाजनपद का वर्णन जो है वो किस में मिलता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, अगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के, इस तरीके से जो है ऑप्शन में दिए गए थे। तो अगुत्तर निकाय के द्वारा जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और कौशल जो है वो महाजनपद जो है उसकी राजधानी कौन सी? तो श्रावस्ती थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका प्रश्न में वो आपका श्रावस्ती। इसके बाद है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को जो है साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। तो ये याद रखना है। इसके बाद है, बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है उन्होंने अलार कलाम से प्राप्त की थी। तो ये आपको याद रखना है। उनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। तो बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है अलार कलाम से प्राप्त की थी। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो थे वो महाकाश्यप थे। तो ये याद रखना है आपको। तो ये हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीत अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। और प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, अजात शत्रु के। एक आप याद कर सकते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में जो है सबसे लास्ट वाला चौथा बौद्ध संगीत हुआ था। तीसरा जो हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था। और दूसरा जो था वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तो ये 4 बौद्ध संगीत हुए थे। पहला जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। दूसरा जो हुआ था कालाशोक। तीसरा जो है अशोक के शासनकाल में। और चौथा जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जहाँ से शक संवत जो है स्टार्ट हुआ। तो ये जो है आपके बौद्ध संगीत थे। तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। इसके बाद है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें हम लोग तो रामानुज जो थे वो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। जबकि पतंजलि जो थे वो योग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो योग सिद्धांत भी पूछा जाता है। तो योग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। ये भी आपको याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में मेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई थी? तो चौथा शिलालेख जो है अशोक का, उसमें
जो है वो मेरी घोष की जगह जो है धम्म घोष की घोषणा की गई थी। धम्म जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो धम्म घोष की घोषणा जो है वो चौथे शिलालेख में किया गया था। इसके बाद है किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, तो महाविभास सूत्र को जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश के शासक कौन थे, तो प्रथम तुर्क आक्रमण जो हुआ था भारत पे, उस समय पंजाब के शाही शासक जो थे वो जयपाल थे, तो ये याद रखना है, आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके बाद है किस शासक ने नालंदा महाविहार को ध्वस्त किया था, तो नालंदा जो महाविहार है ये आपके बिहार में स्थित है, तो ये बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सैनिक था। इसने जो है नालंदा महाविहार को जो है ध्वस्त किया था, तो राइट आंसर प्रश्न में पूछा गया है, ये यूपीपीसीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार जो था उसको ध्वस्त किया था। इसके बाद है घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत करने वाला शासक कौन था, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी जो था प्रथम शासक था जिसने घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा का जो है वो शुरुआत किया था, तो ये जो है आपके एग्जाम की डिस्कोर्स महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी गया है। इसके बाद है इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो ये भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीसीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। फाहियान जो है वो किसके शासन में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ह्वेन सांग किसके शासनकाल में आया था, ये चाइनीज थे ह्वेन सांग। फाहियान कहाँ के थे ये दार्शनिक, तो ये चाइना के थे। ह्वेन सांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसके बाद है स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो स्वतंत्र बहमनी राज्य की अगर हम साम्राज्य की बात करें उसकी स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। तो स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1347 ईस्वी में हुई थी। दीवाने मुस्तखराज का संबंध किस विभाग से था, तो दीवाने मुस्तखराज का संबंध जो है वो किस विभाग से था, तो वित्त विभाग से। तो वित्त विभाग जो है ये मुगल शासन में दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे था, तो वित्त विभाग से था। दीवाने को ही किस से संबंधित था, तो ये कृषि से संबंधित था। दीवाने को ही का संबंध किससे था, ये कृषि से संबंधित था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीसीएस में, ये आप नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। दीवाने खास हो गया, दीवाने को ही हो गया, तो इनका संबंध किससे था, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है निमोली कोंटी ने किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी, निकोली कोंटी जो थे वो देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और निमोली कोंटी जो है वो देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है वो शासनकाल में भारत आया था। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न पूछा जा सकता है देवराय प्रथम देवराय द्वितीय, इस तरीके से हरिहर एवं बुक्का, तो वहाँ पे देवराय प्रथम थे जिनके शासनकाल में निमोली कोंटी जो है वो यात्रा करने आया था विजयनगर की। इसके बाद है जौनपुर की अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस सरकी शासक द्वारा कराया गया था, तो जौनपुर की अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है वो इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा कराया गया था। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अटाला देवी मस्जिद कहाँ पे है, जौनपुर में है। जौनपुर को किस नाम से जानते हैं, तो सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सिराजे हिंद के नाम से कौन सा फेमस है, तो ये जो है आपका जौनपुर है। और फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया था, किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो 1498 ईस्वी में जो है मीराबाई का जन्म हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी, तो अकबर ने इबादत खाने की स्थापना जो है वो 1575 ईस्वी में किया था। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी, तो ये जो है आपको याद रखना है। गुजरात विजय के बाद उसने बुलंद दरवाज़ा जो है उसका निर्माण कराया था, तो ये पूछा जाता है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है वो कब कराया था, गुजरात विजय के बाद जो है उसने निर्माण कराया था। तो अकबर ने इबादत खाने की स्थापना जो है 1575 ईस्वी में की थी। किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था, तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था वो किस शासक था, तो अकबर के काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। और जहांगीर जो है उसे चित्रकारी के लिए जो है कहा जाता था, तो ये जो है आपको याद रखना है।
इसके बाद है मयूर सिंहासन का निर्माण करा किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण की बात करें तो शाहजहां ने कराया था, जिसने आगरा का ताजमहल का निर्माण कराया था। तो शाहजहां मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था, तो ये आपका राइट हो जाएगा। और पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था उसने इस पे बैठा था। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है किस मुगल शासक की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति जो थे वो किस शासक काल में थे? औरंगजेब। इसे पीर एवं अदर नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुगल शासक में सर्वाधिक जो है हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में थे। इसके बाद है शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? शिवाजी का जन्म जो है वो सिवनेर दुर्ग में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की कहाँ स्थापित की थी? तो डच की बात करें अगर हम लोग, तो डच जो थे अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापना इसकी की थी। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न में ये पूछा जाता है। डच फ्रांसीसी इनका क्रम क्या था व्यापार करने का? तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो डचों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी जो है वो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। इसके बाद है बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन थे? तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1756 और 1764 ईस्वी में जो युद्ध हुए थे, तो प्लासी एवं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति जो था हेक्टर मुनरो था। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका ये होगा, हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध में अंग्रेज सेनापति था। किस सिख गुरु ने गुरु का पद पैतृक बनाया था? तो गुरु रामदास जो थे उन्होंने गुरु सिख पद जो था वो पैतृक बना दिया था। उन्होंने अपने पुत्र को जो है अपना पद गुरु पद दिया था, वहीं से जो है पैतृक पद चलना शुरू हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। इसके बाद है भैरववाल की संधि की हुई थी। तो भैरववाल की संधि जो है वो कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को जो है भैरववाल की संधि हुई थी। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद है किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हुआ था? तो सालबाई का संधि 1782 ईस्वी में जो हुआ था उसके द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो समाप्त किया गया था। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और किस संधि के द्वारा जो है प्रथम आंग्ल मराठा जो है युद्ध समाप्त किया गया था? तो सालबाई की संधि के द्वारा। इसके बाद है बंगाल विभाजन किस चीज से प्रभावी हुआ था? तो बंगाल विभाजन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से जो है इस बंगाल विभाजन जो है जारी हुआ था। तो राइट आंसर जो होगा ये 16 अक्टूबर 1905। 1906 1907 ईस्वी में जो है कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द की जो है वो मांग की थी? तो 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन जो है दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन जो है स्वराज की मांग की थी। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये याद रखना है। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन था और कांग्रेस के अधिवेशन था जिसमें उन्होंने स्वराज शब्द की जो है वो मांग की थी। इसके बाद है अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके एग्जाम में देखेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के, तो ये जो है प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है। तो वीडी सावरकर जो थे वो अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक थे। तो ये जो है आपको याद रखना है। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है इंडिया होम रूल सोसाइटी की लंदन किसने स्थापना की थी? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन जो स्थापना हुई थी वो श्यामजी कृष्णा वर्मन ने 1905 ईस्वी में स्थापना की थी। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वो महात्मा गांधी ने प्रतिपादित किया था। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। और 4 फरवरी 1921 ईस्वी जो है चौरी चौरा कांड भी हुआ था। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी हुई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी। तो ये भी आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है। इसके बाद है कैबिनेट मिशन कब दिल्ली पहुंचा था? तो कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 ईस्वी को जो है भारत पहुंचा था। उसी के द्वारा जो है 2 डोमिनियों में भारत का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान जो है 2 नए देश बने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे भारतीय इतिहास के जो कि वन लाइनर रूप में थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।